एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आप लोगों की सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पैडागोजी की एक कंप्लीट वीडियो लेके आई हूँ कि आप लोगों को सीटेट की परीक्षा में जो लैंग्वेज यहाँ पे चयन करना पड़ता है, इसमें अगर आप लोगों ने इंग्लिश भाषा का चयन किया है तो उसमें जो हमारी पैडागोजी पूछी जाती है 15 नंबर की, वो आप किस तरीके से तैयार करेंगे, किस किस टॉपिक को आप तैयार करेंगे और साथ ही साथ किस तरीके से इन टॉपिक को तैयार किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। इसके अलावा मैंने इसी तरीके की आप लोगों की मैथ्स पैडागोजी और ईवीएस पैडागोजी की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। एक मैंने आप लोगों के साथ मैथ्स की और एक मैंने आप लोगों के साथ ईवीएस की जो हमारी पैडागोजी होती है, इसी तरीके की वीडियो शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ट्रस्ट में आप इन दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको ये दोनों वीडियो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी। और इन दोनों वीडियो का जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंग्लिश पैडागोजी में हम लोगों को सबसे मेनली क्या क्या चीज़ें जानने को होती हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो कि हम लोगों को जब हम फॉर्म फिल करते हैं तब हम यहाँ पे इसका चयन करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि जो इंग्लिश है ये हमसे 30 अंकों की पूछी जाती है। अब ये जो 30 नंबर हमारे होते हैं, 30 में से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 15 नंबर होते हैं, 15 नंबर के तो हमारे पैसेज और हमारे पोएम पूछे जाते हैं, जबकि जो बाकी बचे हुए ये जो 15 नंबर है इसकी हमसे पैडागोजी पूछी जाती है। अब ये जो पैडागोजी पूछी जाती है इसका भी एक फिक्स सिलेबस हमें दे रखा है, जिसमें 8 से 9 यूनिट हमें दे रखे हैं। उन 9 यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, यानी कि अगर हम किसी भी भाषा को सीख रहे हैं तो उसका हम यहाँ पे अधिगम और यहाँ पे हम उसे एक्वायर यानी कि अर्जित कैसे करें, उसको हम अर्जित कैसे करें यानी कि एक्वायर कैसे करें, और उसका अधिगम यानी कि लर्निंग हम कैसे करें, सबसे पहले तो हम लोगों को ये चीज़ सीखनी है। इसके अलावा जब हम कभी भी किसी भी नई भाषा को सीख रहे होते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ भाषा कौशल होते हैं, कुछ यहाँ पे हमारे लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इन दोनों टॉपिक से तो आपके पेपर में भर भर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बाकी टॉपिक देखें तो यहाँ पे हम लोगों के अलग अलग टीचिंग मेथड है, अलग अलग टीचिंग अप्रोचेस है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ सालों से हमारी जो सीटेट की परीक्षा है उसके अंदर हम लोगों से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, जैसे कि TBLT हो गया, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग हो गया। जो सीटेट का 2021 का अभी पेपर हुआ था जनवरी में, उसमें BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसमें आपका कोई भी टर्म अभी नहीं छूटेगा। इसके अलावा हमारे टूल्स और टेक्निक्स क्या होनी चाहिए इवैल्यूएशन के लिए, यानी कि मूल्यांकन के लिए, CCE क्या है, तो ये सभी टॉपिक आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग को हम किस तरीके से तैयार करें। तो अगर मैं एक्विजिशन की बात करूं यानी कि भाषा अर्जित करने की बात करूं, तो ये एक ऐसा प्रोसेस माना जाता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि नेचुरल मानी जाती है, यानी कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें आप लोगों को अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा यानी कि अपनी जो मदर टंग है उस भाषा को ये सीखता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, सुनता है और उन्हीं की तरह वो प्रतिक्रिया करने लग जाता है, यानी कि उन्हीं की चीज़ों को रिपीट करता है। अगर आपके घर में हिंदी बोली जाएगी तो बच्चा जो है, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी होगा, कुछ समय बाद वो हिंदी बोलने लग जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है हिंदी बोलते हुए। इसके अलावा आपके घर में अगर इंग्लिश बोली जाती है तो वो इंग्लिश बोलने लग जाएगा। तो जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज होगी, जो भी आपकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा होगी, वही बच्चा यहाँ पे सीखता है। और वो किस तरीके से सीखता है, वो यहाँ पे भाषा का यानी कि लैंग्वेज का क्या कर रहा होता है, एक्विजिशन कर रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है ये सब कॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि अचेतन मन से बच्चा यहाँ पे पूरा अलर्ट या एक्टिव नहीं है कि मुझे ये चीज कॉपी पेन लेके सीखनी ही सीखनी है। बच्चा यहाँ पे देखते देखते सीखते सीखते ये सीख जाता है। तो देखिए, इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि इसमें हमें कोई भी औपचारिक तरीके से बच्चे को चीजें नहीं सिखानी। यहाँ पे बच्चा इनफॉर्मल सिचुएशन यानी कि अपने आसपास के लोगों को देख के, सुन के, इनफॉर्मल तरीके से
अनौपचारिक रूप से इस चीज़ को सीख रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो तरीका है जिसमें हम लैंग्वेज को एक्वायर कराते हैं यानी कि अर्जित कराते हैं, इसके अंदर बच्चा क्या करता है, बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा होता है। देखिए मैंने कहा यहाँ पे हम कोई रूल नहीं सिखा रहे, कोई हम लोग टाइम यहाँ पे सेट नहीं कर रहे कि इतने घंटे से इतने घंटे तक तुम्हें ये चीज़ सीखनी है। बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा है, अपने आसपास के लोगों को देख रहा है, रोज रोज नए नए शब्दों को, नए नए वाक्यों को सीख रहा है, मतलब सेंटेंसेस, वर्ड सीख रहा है। और वो कई बारी क्या होता है, वो अपनी बातों में अपने आप ही उस चीज़ को रिपीट करने लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे जितना बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा, यानी कि जितने बच्चे को ऐसा एक एनवायरनमेंट दोगे, यानी कि एक ऐसा वातावरण दोगे जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा का प्रयोग कर सके, यानी कि उस लैंग्वेज को यूज़ कर सके, वो बच्चा उतना ज़्यादा उस भाषा को सीख पाएगा। तो देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन की अगर हम बात करें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको बच्चा यहाँ पे इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक तरीके से सीखता है। और ये कौन सी भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है, ये हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है यानी कि जो हमारी मदर टंग होती है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज लर्निंग की, यानी कि बच्चा लैंग्वेज को किस तरीके से लर्न करता है, तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए किसी भी भाषा का अगर हमें अधिगम बच्चे को कराना है, यानी कि किसी भी भाषा को बच्चे को सिखाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे को एक फॉर्मल सिचुएशन दे सकते हैं, एक औपचारिक तरीके से सिखा सकते हैं। जैसे औपचारिक तरीके से सिखाने के लिए सबसे बढ़िया है एक स्कूल, जिसमें बच्चे का एक प्रॉपर टाइम होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक बच्चे को स्कूल जाना है, एक सब्जेक्ट की टीचर जो वो सब्जेक्ट उसे समझा रही है, और एक क्लासरूम जिसके अंदर वो उन्हीं बच्चों के साथ बैठ रहा है जो कि उसके लेवल के हैं, उसके स्तर के हैं। हम ऐसा तो नहीं करते कि 3rd क्लास के बच्चे के साथ 5th क्लास के बच्चे को बिठा दें। तो यहाँ पे हम फॉर्मल सिचुएशन से बच्चे को किसी नई भाषा को सिखा रहे होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ लैंग्वेज लर्निंग के माध्यम से हम कौन सी भाषा यहाँ पे बच्चे को सिखा सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज यानी कि कोई ऐसी भाषा जो कि उसके घर में उसने नहीं सीखी। देखिए मदर टंग तो वो जो उसके घर में बोली जा रही है वो भाषा तो वो सीखेगा। जरूरी नहीं है कि उसकी मदर टंग एक ही हो, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा है उसकी फैमिली वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वो घर से सीख के आ चुका है। तो अब स्कूल में आके जैसे फ्रेंच हो गया, जैसे संस्कृत हो गया, ऐसी लैंग्वेज भी यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग के अंदर यानी कि आप कह सकते हैं भाषा अधिगम के अंदर आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे हमें कॉन्शियस एफर्ट लगाने पड़ते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये नई भाषा आप नहीं सीख पाओगे। और इसके लिए बच्चे का इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ टीचर को भी यहाँ पे प्रॉपर एफर्ट लगाने होंगे। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम किसी नई भाषा को सीखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे उसका ग्रामेटिकल रूल, जो व्याकरण के जो नियम बना रखे हैं, वो भी हम लोगों को यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, और इसी तरीके से हम किसी नई भाषा को सीख पाएंगे। आई होप अगर इन दोनों टॉपिक से संबंधित आपका रिलेट करके अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली इन दोनों टॉपिक को कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करते हैं, चाहे आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, चाहे संस्कृत, यानी कि मतलब ये जो भाषा में आपको यहाँ पे लैंग्वेज स्किल यानी कि भाषा कौशल जो है ये तैयार करके ही जाने हैं। ये सिर्फ सीटैट की परीक्षा नहीं, अदर टाइट एग्जाम जिसमें आप लोगों को यहाँ पे भाषा यानी कि लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पेशली पैडागॉजी आपसे पूछी जाती है, इसमें हमें लैंग्वेज स्किल जरूर पूछा जाता है। तो देखिए लैंग्वेज स्किल को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। हमारे भाषा को सीखने के लिए यहाँ पे 4 अलग स्किल बताई गई है, जो कि है LSRW, जिसको हम इसी सीक्वेंस से पढ़ाते हैं, इसी सीक्वेंस से सिखाते हैं। जिसमें L होता है आपका लिसनिंग, जिसमें हमारे सुनने से संबंधित होता है। अब देखिए आप अगर कोई भी चीज़ सुनेंगे तो वो चीज़ आप लोगों के लिए जरूरी होनी चाहिए, तभी आपको फायदेमंद होगी। अगर मैं आपको एक ऐसा कंटेंट पढ़ा के चले जाऊं जो आपके एग्जाम के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग उस चीज को सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो देखिए लिसनिंग स्किल हमारा जो होता है ये सिमेंटिक एस्पेक्ट माना जाता है। अब ये जो सिमेंटिक शब्द है ये कई बार पूछा जाता है कि सिमेंटिक एस्पेक्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे लिसनिंग से। और इसका क्या मतलब होता है, मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि आप कोई चीज ऐसी पढ़ा रहे हैं जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कोई ऐसी चीज सुन ली जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है, जिससे आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिल रहा, उससे भी आपको फायदा हो। जब आप सुनोगे बेहतरीन तब आप बोलोगे बेहतरीन। जब हम एक अच्छे यहाँ पे लिसनर होते हैं तभी हम एक अच्छे स्पीकर बन पाते हैं। इसके अलावा अगला है, ये देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चा न्यू बॉर्न पैदा होता है तो सीधा बोलना शुरू नहीं करता, वो पहले अपने आसपास के लोगों को सुनता है। तो इसलिए हम कहते हैं लिसनिंग स्किल होना चाहिए सबसे पहले।
आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप दूसरों की बात को ग्रहण कर सको। इसके बाद अगला यहाँ पे आता है आपका स्पीकिंग स्किल। तो देखिए जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो कुछ कुछ शब्द कुछ कुछ वाक्य यहाँ पे बोलता है, तो यहाँ पे आता है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल में आता है आपका फिनोटिक एस्पेक्ट। ये जो फिनोटिक एस्पेक्ट है, ये देखिए जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमारी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जो फिनोटिक एस्पेक्ट होता है वो साउंड से संबंधित होता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे जो वोकल कॉर्ड है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स है, उससे साउंड निकल रही है, तो तभी आप लोगों को सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे ये जो होगा ये हमारा स्पीकिंग स्किल में आएगा। इसके अलावा अगला होता है रीडिंग स्किल। रीडिंग के टाइम में अब आप यहाँ पे अगर ये चीज़ रीड कर रहे हो तो आपके सामने वो चीज़ रखी हुई है, यानी कि आप उसे देख भी रहे हो और साथ ही साथ उसको पढ़ भी रहे हो, यानी कि ध्वनि भी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे फिनोटिक और ग्राफिक। ग्राफिक क्या होता है? जो लिखा हुआ है वो ग्राफिक एस्पेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो फिनोटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट मानी जाएगी, और जो रीडिंग होती है वो तो फिनोटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट है। और लास्ट होता है राइटिंग। जब तक बच्चे के मोटर स्किल डेवलप नहीं होंगे तब तक बच्चा अच्छे से पेन या पेंसिल को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आखिरी में यहाँ पे आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग के समय में हम लोग इसे ग्राफिक एस्पेक्ट के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए इस एस्पेक्ट से संबंधित भी हमारे लैंग्वेज स्किल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे चारों लैंग्वेज स्किल हैं, इसे यहाँ पे दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके दो अलग अलग सब स्किल्स बनाए गए हैं। तो देखिए अगर हम इन चारों स्किल्स की बात करें तो चारों स्किल में जब मैं किसी की बात को सुन रही हूँ, देखिएगा जब मैं किसी की बात को सुन रही हूं तो यानी कि मैं क्या कर रही हूं, मैं दूसरों की बात को ग्रहण कर रही हूं, मैं बस ग्रहण कर रही हूं, मैं बाद में रिस्पॉन्स दूंगी। और जब मैं यहाँ पे किसी चीज को रीड कर रही हूं तो रीड करने का मतलब क्या है? रीड करने का ये मतलब है कि मेरे सामने जो चीज लिखी हुई है मैं बस उस चीज को पढ़ रही हूं। तो यहां पर माना जाता है ये जो लिसनिंग और रीडिंग है, ये जो लिसनिंग और रीडिंग है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लिसनिंग और रीडिंग है ये क्या है? ये आपके रिसेप्टिव स्किल है। इसमें क्या कर रहे हो आप? इसमें आप चीज़ों को ग्रहण कर रहे हो। यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव माना जाता है, वो यहाँ पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। मतलब क्या कर रहा है? वो बस ग्रहण कर रहा है चीज़ों को। इसके अलावा बाकी जो बची स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग जब मैं बोल रही हूँ, अब देखिए मेरे सामने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में कुछ लिमिटेड और सीमित चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसको जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, तो इतना नहीं है कि बस मैं आपको आके ये बोल रही हूँ ये लैंग्वेज लर्निंग है, ये यहाँ पे फॉर्मल सिचुएशन है, इस तरीके से नहीं बोल रही। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो भी अपने खुद के लैंग्वेज में। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हम एक्टिव होते हैं और हम कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर पाते हैं। और जब हम लिखते हैं तभी भी हम लोगों की जो कलम होती है उसमें एक ताकत होती है, ये बोला जाता है। तो ये जो स्पीकिंग और राइटिंग है ये हमारी क्या मानी जाती है? ये प्रोडक्टिव स्किल मानी जाती है। इसमें जो बच्चा होता है ये एक्टिव माना जाता है, सक्रिय भागीदार माना जाता है। तो देखिए स्किल्स तो हमारी चारों ही इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पे दो अलग अलग भागों में यहाँ पे इस तरीके से बांटा गया। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अभी ये इंपॉर्टेंट टर्म मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें से आपको LSRW तो समझ में आ गया होगा। यह है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें टूल्स एंड टेक्निक्स की, ये मैं CCE के साथ एक्सप्लेन करूंगी। अब चलिए आगे के कुछ टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारी टीचिंग के कौन कौन से अप्रोचेस हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। इस टॉपिक से आपकी CTET की परीक्षा में डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको अप्रोचेस और मेथड कौन कौन से हैं ये पता होने चाहिए। टीचिंग के यहाँ पे कुछ अप्रोचेस हैं, जैसे कि सबसे पहला है स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या किया जाता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। और ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा बच्चा स्ट्रक्चर को समझेगा, सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप लोगों को पता होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे माना जाता है कि अगर बच्चा किसी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को समझने लग जाए कि किस तरीके से सेंटेंस बने हैं, किस तरीके से वाक्यों का निर्माण होता है, तो बच्चा उस भाषा को और बेहतरीन तरीके से सीख पाएगा। ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ज़्यादातर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे ध्यान देता है, और साथ ही साथ इसे हम ओरल अप्रोच के नाम से जानते हैं। ओरल जो होता है ये हमारी हेयरिंग से संबंधित होता है, और ओरल जो होता है ये हमारे बोलने से यानी कि स्पीकिंग से संबंधित होता है। यहाँ पे बोला जाता है कि अगर हम सही स्ट्रक्चर को सुनेंगे नहीं तो यहाँ पर हम उसे सही तरीके से बोल नहीं पाएंगे। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें कौन सी हमारी स्किल जो है वो डेवलप हो रही है, तो सुनने से रिलेटेड जो होगी हमारी लिसनिंग
और इसके अलावा अगर हम बोलने से रिलेटेड अगर हम देखें तो स्पीकिंग स्किल पे ज़्यादा बल दिया जाता है इस अप्रोच के अंदर। इसके अलावा अगर हम अगले अप्रोच की बात करें तो ये है सिचुएशनल अप्रोच। तो देखिए सिचुएशनल अप्रोच को यहाँ पे ओरल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। ये जो अप्रोच बनाया गया था ये हमारे इस बेस पे था कि हम लोग सिचुएशन के आधार पर हम लोग यहाँ पे किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और किस फॉर्म में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसे स्पीकिंग के माध्यम से। और यह माना जाता है कि अगर आप किसी भी भाषा को बच्चे को सिखाना चाहें तो बच्चे को आप यहाँ पे कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अवसर दें तो बच्चा किसी भी भाषा को अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच में ज़्यादा बल किस पे दिया जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे, सेंटेंस के वाक्यों के पैटर्न पे और यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल पे बल दिया जाता है। जबकि सिचुएशनल अप्रोच ये बोलता है कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को चीज़ें सेट करनी है और यहाँ पे हम लोगों को इस अप्रोच को हम ओरल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। अगला है नेचुरल अप्रोच। तो देखिए नेचुरल अप्रोच जो है यहाँ पे लैंग्वेज के एक्विजिशन पे बल देता है। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। देखिए नेचुरल का मतलब क्या है, प्राकृतिक तरीके से। और यहाँ पे माना जाता है इस अप्रोच के अंदर कि हम लोग जब अगर किसी भी बच्चे को एक प्राकृतिक तरीके से यानी कि नेचुरल तरीके से किसी भी भाषा को सिखाते हैं यानी कि लैंग्वेज को हम एक्वायर कराते हैं, अर्जित कराते हैं, तब बच्चा उस लैंग्वेज को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेगा। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज को एक्वायर कराने में, अर्जित कराने में बल दिया जाता है, ना कि ये बोला जाता है कि आप बस भाषा को लर्न कर लीजिए, भाषा को रट लीजिए, इस चीज का बल नहीं दिया जाता। और ये काफ़ी अच्छा अप्रोच माना जाता है जिसमें बच्चा क्या है, बच्चा नेचुरली उस चीज़ को सीख रहा होता है। और अगर आप प्राकृतिक तरीके से किसी चीज़ को बच्चे को सिखाएंगे तो वो चीज़ बच्चे को ज़्यादा समय तक याद रहेगी। इसके अलावा अगला है इक्लेक्टिक अप्रोच। इक्लेक्टिक अप्रोच एक ऐसा अप्रोच माना जाता है, देखिए इसके नाम से आप डरिएगा मत, काफ़ी आसान है। इक्लेक्टिक अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिसके अंदर हम कोई एक मेथड या एक तरीका नहीं अपनाते। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम मल्टीपल तरीके अपनाते हैं, मल्टीपल वेज से हम बच्चे को पढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे को किस तरीके से भाषा जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। और यहाँ पे टीचर क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और टीचर जो है अपनी जो टीचिंग स्किल है वो बच्चों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करती है, इसीलिए ये अप्रोच भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगला है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच। ये तो सबसे बेहतरीन है इन सभी में। यहाँ पे बोला जाता है लिंग्विस्टिक शब्द का अर्थ होता है हमारे भाषा से यानी कि लैंग्वेज से। तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप किसी भी भाषा को सिखा रहे हो, किसी भी लैंग्वेज को हम सिखा रहे हैं तो हमें कम्युनिकेटिव अप्रोच को अपनाना है। यानी कि जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा को यूज़ करेगा, तब बच्चा उस लैंग्वेज को सीखेगा। देखिए हम लोग लिखना सीख लेते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ना सीख लेते हैं, हम लोगों को बोलने में झिझक होती है, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज की। वो इसलिए क्योंकि हमें एक ऐसा वातावरण स्कूल में तो मिला होगा बट हमारे घरों में उतना अच्छा वातावरण हमें नहीं मिला कि हम उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकें। जबकि जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है या फिर कोई मदर टंग होती है, हम उसे बहुत फ्लो में बोल लेते हैं, उसको बोलने में हम झिझकते नहीं है क्योंकि हमें उस चीज़ का वातावरण वहाँ पे मिला है। तो आई होप ये जो अप्रोचेस हैं आप लोगों को ये शॉर्ट में यहाँ पे समझ में आए होंगे। अब चलिए जरा मेथड्स को देखते हैं। मेथड्स में सबसे कॉमन और सबसे जो फेमस है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और इसकी खास बात क्या है, ये सबसे आपका ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराने टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। इसको यूएस में आपका पर्शियन मेथड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। अब देखिए इस मेथड के अंदर किया क्या जाता है, ये जरा मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। ये जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, इसके अंदर बच्चों को टीचर क्या करती है, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस यहाँ पे ट्रांसलेट करते चली जाती है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन शब्द का यूज़ किया गया है। इसके अलावा ग्रामर, यहाँ पे व्याकरण पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। और इसे ओल्डेस्ट मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें पहले के टाइम से इस मेथड को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके रिस्पॉन्स पे यहाँ पे बनाया गया था हमारा डायरेक्ट मेथड।
इसके रिस्पॉन्स पे कौन सा मेथड बनाया गया था? डायरेक्ट मेथड, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर आप हर चीज़ को ट्रांसलेट करोगे तो कई बार वाक्यों का जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। जब हम हिंदी से इंग्लिश में बदलते हैं या इंग्लिश से हिंदी में बदलते हैं तो आपको क्या करना है, आप जिस लैंग्वेज को, आपके टारगेट लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आप सिखाना चाह रहे हो, उसी लैंग्वेज में आप यहाँ पे टीचिंग करो और वही लैंग्वेज क्लासरूम में यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम उसी लैंग्वेज को यूज करवा रहे हैं, तो इसे नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि इसमें उसका अर्थ यहाँ पे नहीं बदलेगा, और साथ ही साथ क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिस्पॉन्स में ये बना था, इसीलिए इसे रिफॉर्म मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल मेथड। देखिए, ऑडियो वर्ड का मतलब मैंने क्या बोला था, हमारी हियरिंग से है, यानी कि सुनने से है, और ये जो लिंगुअल है ये हमारी लैंग्वेज यानी कि भाषा के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बोला गया है कि हम लोग लैंग्वेज को सुनने के लिए, यानी कि एक दूसरे को कमांड देने के लिए हम लैंग्वेज को यूज़ करें, और इसे हम आर्मी मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये मेथड निकला था, इसीलिए इसे आर्मी मेथड भी बोलते हैं, जिसमें जो सोल्जर वगैरह हैं उनको कमांड वगैरह देने के लिए यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल मेथड, जैसे वॉकी टॉकी से हम कमांड वगैरह देते हैं, तो इस तरीके से ये मेथड निकाला गया था। आई होप आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड समझ में आ गया होगा। अब चलिए बाइलिंगुअल मेथड देखते हैं। बाइलिंगुअल मेथड काफ़ी अच्छा माना जाता है। देखिए, बाइलिंगुअल से आपको लग रहा होगा कि दो भाषा यहाँ पे यूज हो रही है, पर ये खास ध्यान रखिएगा, दो भाषा यहाँ पे टीचर इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कि अगर कोई टीचर है आपकी कक्षा में जो कि कोई टॉपिक पढ़ा रही है और बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो टीचर क्या करेगी, टीचर यहाँ पे जो हिंदी लैंग्वेज है या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज जो बच्चों को समझ में आ जाती है, उस लैंग्वेज में वो कंटेंट वहां पे एक्सप्लेन कर सकती है। पर बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, बच्चा यहाँ पे सिर्फ एक लैंग्वेज यूज करेगा। तो ये जो बाइलिंगुअल शब्द है ये एक्सप्लेनेशन के लिए, टीचरों की मदद के लिए ये निकाला गया। इसके अलावा अगला है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें हम कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा बल देते हैं, यानी कि बच्चा उस भाषा का प्रयोग करे, बच्चा उस भाषा को यूज़ करे। आई होप ये जो अप्रोचेस और मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किए आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब चलिए कुछ प्रिंसिपल्स और एग्जिम्स ऑफ टीचिंग फटाफट डिस्कस करते हैं, फिर वो जो शॉर्ट फॉर्म्स मैंने लिखी थी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको लैंग्वेज को टीचिंग कराना है, भाषा का यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे शिक्षण कराना है, तो आप सबसे पहले हैबिट फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। हैबिट फॉर्मेशन मतलब आदत पड़वाना। अगर बच्चे को आदत हो जाएगी उस भाषा को इस्तेमाल करने की, तो बच्चा उस भाषा को यूज भी करेगा और आप लोगों को मदद भी मिलेगा। और क्या होगा कि बच्चे को आपको क्या कराना है, ड्रिल कराते रहना है और प्रैक्टिस कराते रहना है। जितना बच्चा यहाँ पे अभ्यास करेगा उतना ज्यादा उस भाषा को सीख पाएगा। इसके अलावा आपको अभिप्रेरणा देते रहना है, मोटिवेशन देते रहना है। और यहाँ पे सिलेक्शन किस चीज का, सिलेक्शन हमारे कंटेंट का जो हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कवरेज का, यानी कि जो चीज सिखा रहे हैं वो सब कुछ कवर कर रहा है नहीं कर रहा। इसके अलावा टीचेबिलिटी का, टीचेबिलिटी मतलब वो चीज़ पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते, इन सब चीज़ों को आपको सिलेक्ट करना होगा बच्चे के लिए। इसके अलावा एक्यूरेसी, यानी कि कितना आप चीज़ें एक्यूरेट यहाँ पे डिलीवर कर पा रहे हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर टीचिंग, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी देना, ये तो हर सब्जेक्ट में यूज़ किया ही जाता है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्स क्या लिए जाते हैं टीचिंग में, यानी कि टीचिंग कराते हुए आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको नोन से अननोन की तरफ जाना है, यानी कि जो चीज़ें बच्चों को पता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम जाते हैं, ताकि बच्चे को अननोन चीज़ भी यहाँ पे पता चल सके। इसके अलावा जो बच्चे को पहले से कॉन्सेप्ट आता है, जो सिंपल कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ से हमें टीचिंग शुरू करके हमें कॉम्प्लेक्स की तरफ बच्चे को लेके जाना है, ताकि बच्चे हर तरीके की चीज़ों को सीख पाए। सीधा ही हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को यहाँ पे बच्चे को सिखा देंगे तो बच्चा यहाँ पे डर जाएगा और कई बारी बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा होल टू पार्ट, यानी कि हम लोगों को सारी चीज़ें, हम लोगों को इधर उधर के एग्जाम्पल साथ में इकट्ठा करने हैं और उसके बाद एक पार्ट में यानी कि स्पेसिफिक चीज़ों तक हमें पहुंचना है। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो मेथड यूज़ करना है वो हमें इंडक्टिव टू डिडक्टिव, यानी कि आगमन से हमें निगमन विधि की तरफ जाना है। आगमन विधि क्या होता है, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम रूल की तरफ जाते हैं। तो पहले हमें उदाहरण देना है, फिर हमें रूल की तरफ जाना है, और स्पेशली ये प्राथमिक कक्षा यानी कि प्राइमरी क्लासेस में ये यूज़ किया जाता है। अब चलिए वो जो मैंने आपके शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे लिखे थे उनको जरा फटाफट एक बार डिस्कस करें। आप लोगों को मैंने शुरुआत में यहाँ पे बोला था कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि हमसे सीटेट की परीक्षा में यहाँ पे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और ये टर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा BICS, ये हमारा इसी बारी जो
31 जनवरी सीटेट की परीक्षा हुई थी, इसमें हमसे पूछा गया है 2021 में, जिसमें ये पूछा गया था कि अगर कोई दो बच्चे हैं जो आपस में बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं तो इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे। इसके लिए हम बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत देखिए उसमें भी हमें इंटरपर्सनल शब्द यहाँ पे यूज करके दिखा रखा है। उसमें बता रखा था इंटरपर्सनल हम तब यूज करते हैं जब हम किसी और की बात को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकें, यानी कि किसी और की बात को हम एक्वायर कर सकें। तो देखिए जब हम किसी और के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हैं, दूसरों की बात को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग की हमारे अंदर आ जाती है, तो इसके लिए हम BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है TBLT होता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ये भी हमसे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि अगर हम बच्चे को टास्क के आधारित यहाँ पे टीचिंग कराएं तो इसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं। इसके लिए हम TBLT शब्द का यूज करते हैं। इसके अलावा अगला है TPR होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अगर हम टोटल यहाँ पे फिजिकल तरीके से रिस्पॉन्स दें, हम लोग यहाँ पे वर्बल तरीके से रिस्पॉन्स ना दें, तो इसके लिए हम TPR यूज करते हैं। अगला है CALP होता है कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पर हम लैंग्वेज को, यहाँ पे हम भाषा को किस लिए यहाँ पे प्रोफिशिएंट बना रहे हैं, किस लिए हम बेहतरीन बना रहे हैं, ताकि वो एकेडमिक लेवल पे अपना कोग्निशन यानी कि संज्ञान का इस्तेमाल कर सके, या फिर आप कह लीजिए कि एकेडमिक लेवल पे वो उस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए। इसके अलावा अगला है LAD, जिसका यूज यहाँ पे नॉम चॉम्स्की द्वारा किया गया था। इनका यह मानना था कि हर बच्चे के अंदर एक इनबॉर्न डिवाइस होता है किसी भी भाषा को सीखने का, जिसको यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि LAD के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे चॉम्स्की की थ्योरी से हम लोगों को ये चीज पता चला। इसके अलावा अगला है CLL, यह है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि यहाँ पे हम लैंग्वेज की लर्निंग किस लिए करा रहे हैं, ताकि वो कम्युनिटी में उस चीज का यूज कर सके। इसके अलावा अगला है CLIL, तो यह है कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम जो लर्निंग है यानी कि जो हमारी अधिगम है उसको हम लैंग्वेज और कंटेंट यानी कि भाषा और जो कंटेंट हम सिखाना चाह रहे हैं उन दोनों को इंटीग्रेट करके, उन दोनों को एकीकृत करके यहाँ पे हम चीज़ों को सिखा रहे हैं। इसके अलावा है अगला CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अभी हम लोगों ने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग तो डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे टीचिंग क्यों करा रहे हैं, ताकि वो बच्चा कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप कर सके। इसके अलावा आप लोगों ने सीटेट की परीक्षा में कुछ और टर्म्स देखे होंगे, जैसे कि फोनीम्स हो गया, मॉर्फीम्स हो गया, फोनोलॉजी हो गया, यहाँ पे सिंटैक्स हो गया। ये टर्म्स बहुत बारी यूज किए जाते हैं, तो देखिए इनको भी जरा फटाफट एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो देखिए फोनीम शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का सबसे छोटी से छोटी इकाई की हम बात करें। जैसे कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हो जाएगा ABCD। ये जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे फोनीम्स कहलाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। अगर हम हिंदी की बात करें तो क ख ग घ अ आ इ ई जो है यहाँ पे ये फोनीम्स कहलाएंगे। इसके अलावा अगर हम मॉर्फीम्स की बात करें तो मॉर्फीम्स क्या होता है, ये भी हमारे सबसे छोटे से छोटी इकाई होती है, पर किसकी, शब्दों की, वाक्य की। जैसे कि एग्जाम्पल है कैट। अब देखिए कैट जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये बिल्ली के लिए प्रयोग किया जाता है। पर आप मुझे बताइए इस शब्द को मैं और तोड़ सकती हूँ, तो आप कहेंगे नहीं तोड़ सकते। जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, जो शब्दों के छोटे से छोटे इकाई है, वो आपकी फोनीम्स कहलाती है। इसके अलावा अगला यहाँ पे है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी जो है ये स्टडी कहलाती है। देखिए फोन शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे साउंड के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साउंड पैटर्न को समझना चाहें और इसकी स्टडी करना चाहें तो इसके लिए हम फोनोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है सिंटैक्स। सिंटैक्स भी यहाँ पे स्टडी होती है। सिंटैक्स किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जब सेंटेंस में कोई एरर हो तो उसे सिंटैक्स एरर बोलते हैं। आप लोगों को ग्रामर में पता होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सेंटेंस की स्टडी करें, जो हमारे वाक्य हैं उनके हम यहाँ पे अध्ययन करें, तो इसके लिए हम सिंटैक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोगों को CCE के बारे में भी जानना है, मतलब इंग्लिश पेडागोजी में हमसे CCE के बारे में भी पूछा जाता है। इसमें C आपका सतत व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। कंटिन्यूस शब्द क्यों, कंटिन्यूस इसलिए, सतत शब्द इसलिए, ताकि हमें बच्चे का क्या करना है, हमें हमेशा ही बच्चे की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को हमें टारगेट करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बस सालाना एक बार पेपर ले लें और यहाँ पे हम लोग देख लें कि बच्चे ने इतना स्कोर किया। हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है,
कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि हम लोग सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहें, हम लोग उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट देखें। तो देखिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट देखना है और वो भी लगातार देखना है ताकि बच्चे का ग्रोथ हो सके। और हमें जो मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है, इसके लिए कुछ टूल्स और कुछ टेक्निक्स है, वो जरा देख लेते हैं। अगर मैं टेक्निक अपनाती हूँ जैसे कि ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन का टेक्निक मैं अगर अपनाती हूँ अपनी कक्षा में, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक हफ्ते तक इन बच्चों को ऑब्जर्व करूंगी और ऑब्जर्व करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो देखिए, उस ऑब्जर्वेशन के दौरान, उस अवलोकन के दौरान मुझे जो चीज़ें पता चलेंगी, मुझे उस चीज़ को कहीं ना कहीं तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे उपकरण यानी कि टूल्स की मदद लेते हैं। जैसे कि हो गया आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ओवरऑल रिकॉर्ड होता है जो कि बच्चे का बनाया जाता है। आप लोगों ने प्राइमरी सेशन में तो देखा ही होगा कि पीटीएम के टाइम में बच्चों की एक फाइल बनी होती है जिसमें बच्चों के क्राफ्ट वर्क होते हैं, बच्चों ने जो पेंटिंग वगैरह बनाई, बच्चों ने जो टेस्ट वगैरह दिए, वो पूरा का पूरा बनाया जाता है। ये पोर्टफोलियो होता है। इसके अलावा होता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट एक ऐसा डाटा होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को येस और नो में यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर ये चीज़ है या नहीं है, तो येस और नो में टिक लगाते हैं। येस और नो में लगाने को हम चेकलिस्ट बोलते हैं। रेटिंग स्केल जो होता है, हम लोग इस तरीके से बच्चे को 5 अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उनकी कैपेबिलिटी को, और उसके हिसाब से बच्चों को रेट करते हैं। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड कब बनाया जाता है? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रिकॉर्ड है जो कि बच्चे का कोई स्पेशल इवेंट को कैप्चर करके एक शॉर्ट समरी यहाँ पे लिखी जाती है। और शॉर्ट समरी यहाँ पे लिख के टीचर यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स देती है कि बच्चे को इस तरीके से ये चीज़ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। और इन सभी उपकरणों को हम इन टेक्निक के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन के अंदर हम किसी भी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। टेक्निक कौन कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट हम बना सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देख सकते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी टेक्निक हो गए। टेक्निक को मदद करते हैं यहाँ पे टूल्स। आई होप ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को इंग्लिश पेडागोजी के सिलेबस में ये भी मिलेगा कि टीचर को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है टीचिंग के दौरान। तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे ओवर क्राउडेड क्लासरूम होती है, कई बार बच्चों का इंटरेस्ट कम होता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक है। आई होप ये ओवरऑल जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप इंग्लिश पेडागोजी के साथ साथ जो आपकी ईवीएस की पेडागोजी है और जो आपकी मैथ्स की पेडागोजी है, इन दोनों की वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जो बाकी विषय हैं उनकी भी तैयारी मेरे चैनल से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।